पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाह रही है। India constitution is in danger. Is the constitution in danger? Constitution being in danger. ऐसे ही इल्जाम अपोजिशन के लीडर्स लगा रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इस देश में संविधान बचाने का शपथ लिया है, इसको बचा के रहेंगे, हर कीमत पे बचाएंगे। जजेस का ट्रांसफर या अपॉइंट करना अपने फेवर के लिए, क्लियर एविडेंस होने के बाद भी सजा से बच जाना। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। आखिर क्यों बीजेपी 400 प्लस सीटों से जीतना चाहती थी? और सबसे अहम सवाल, क्या मोदी जी देश का डिक्टेटर बनना चाहते हैं? इन सब चीज़ों को जानेंगे हम आगे वीडियो में। ये विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। 28 फरवरी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर देती है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना कर देते हैं। इस बात पर उन्होंने केस क्यों नहीं रजिस्टर करा बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली राइट्स में हेट स्पीच दी थी। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। दिल्ली की जनता जानती है, जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ था, आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये कौन है गद्दार? पप्पू को भूल गए? ये दोनों ऐसे हैं कि इमरान खान से कड़ी शुरू होती है और राहुल गांधी केजरीवाल तक सारे। बिल्कुल ऐसे ही राजस्थान के जज का ट्रांसफर कर दिया गया एक ही दिन में। जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता, इन्होंने अदानी ग्रुप्स के खिलाफ डिसीजन दिया था और उनकी फर्म पे 50 लाख रुपए का फाइन भी लगाया था। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का क्लियर नेम भी मेंशन कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू करती है जस्टिस दिनेश को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए। Jaipur Commercial Court Judge Dinesh Kumar Gupta ruled that an Adani-led firm earned more than 1,400 crore in transportation charges at the cost of a Rajasthan government-owned company. Now, the same day, the state's BJP government issued an order removing him from the post. ये सिलसिला यही नहीं खत्म होता। बीजेपी की महिला विंग की सेक्रेटरी को मद्रास हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है, विक्टोरिया गावदी को। इस केस में कुछ भी इलीगल नहीं है, पर सवाल तो खड़े होते ही हैं कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपॉइंट कर दिया जा रहा है, तो कहीं अपने आप को बचाने के लिए जज बदल लिया जा रहा है। गुजरात राइट्स में आया साफ साफ नाम विद प्रूफ, उधर से खुद को बचा लिया जाता है जज को बदल बदल के। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। कैसा लगता है जब मारते तो कैसा मजा आता है? सब उसको मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया, पार्टी करने जब तो कैसा लग रहा था? उस टाइम तो हमने मजा ही और था। एक प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीज दिया था। Chief Justice of the Supreme Court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. I'll have to rest for a while. तो जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। जहां इंडिया में जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह देखा जाता है, वहीं उसको इतना कंट्रोल कर रही है सरकार। जजेस का ट्रांसफर कर रही है अपने लीडर्स और अपने दोस्तों को बचाने के लिए,
अपने कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर रही है तो कहीं अपने फेवर के लिए जज को ही हटा दे रही है। पर सवाल सिर्फ जजेस तक नहीं रुकता। जब इलेक्शन के टाइम अब की बार 400 पार के स्लोगन दिए गए तो ये सवाल उठे कि आखिर बीजेपी को क्यों चाहिए 400 पार? क्या बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देगी? सबसे पहले तुम ये समझो कि लोकसभा में होती हैं टोटल 543 सीट्स। किसी भी बिल को पास करवाने को या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए चाहिए होती है 2/3 मेजॉरिटी, जो कि होती है 362 सीट्स। इसका मतलब अगर बीजेपी को 400 प्लस सीट मिल जाती हैं तो वो खुद कोई भी बिल पास कर सकती है और अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ तक तो सिर्फ गेम नंबर्स की थी। अब फिर उसके बाद एक स्पीच आती है, ऐसी स्पीच जो बहुत लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। क्या आपको ये बातें किसी डिक्टेटर जैसी नहीं लग रही? न केवल मोदी जी ने ऐसी बातें की, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि बीजेपी को बस 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज कर सके। और सोचो अगर बीजेपी के पास 400 प्लस सीट होती तो वो क्या करती? वो 130th बिल और डीलिमिटाइजेशन जैसे बिलों को पास कर लेती बहुत ही इजीली, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं को बेनिफिट होता। 1 से 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। 130th बिल का सबसे रीसेंट एग्जांपल है अरविंद केजरीवाल, जिनको 30 दिनों तक जेल में रखा गया था। वो बेकसूर थे, लेकिन अगर 130th बिल होता तो उनकी पोस्ट से भी हटा दिया जाता। इसी तरह बीजेपी डीलिमिटाइजेशन जैसे बिलों को पास करवाना चाहती थी पार्लियामेंट से, जिससे डायरेक्टली उनको ही फायदा हो। कि अगर ये बिल पास हो जाता तो ये सरकार को कंट्रोल दे देता कि डीलिमिटेशन किस सेंसस के बेसिस पर करनी है और कब करनी है। जब लोकसभा में सीटें बढ़ती तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रीड्रॉ करना पड़ता और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एग्जैक्ट बाउंड्री क्या होती, ये इनडायरेक्ट पावर सरकार के पास आ जाती। और सरकार पर आरोप लग रहा था कि अगर जैसा उन्होंने आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में किया, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करते कि हमेशा बीजेपी को ही इससे फायदा हो। और जैसा कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी कहा था, उनका तीसरा कार्यकाल अगले 1000 साल के लिए नींव रखेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इन सब चीजों को देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा, आज भी इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस का तो हाल आपको पता ही है। वोटर्स को कैंसिल कर दिया जाता है तो कहीं वोट्स को ही कैंसिल कर दिया जाता है। उसकी वीडियोस भी होती हैं इंटरनेट पे। इलेक्शंस ही सिर्फ देश में डेमोक्रेसी को नहीं दर्शाते। ऐसे तो रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में आज भी इलेक्शंस होते हैं। कभी कभी डेमोक्रेसी के टूल्स को यूज करके भी डिक्टेटर बना जा सकता है। बिल्कुल एडोल्फ हिटलर की तरह उसने भी पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करवा लिया था, एनेबलिंग एक्ट 1933, जिसकी मदद से हिटलर कोई भी रूल बना सकता था बिना पार्लियामेंट अप्रूवल से। हर डिक्टेटरशिप शुरू होने से पहले लोगों को लगता था हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होगा। हिस्ट्री हमेशा वार्न करती है। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हमें वार्न कर रहे हैं। इसीलिए हमें सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचना। मिलते हैं अगली वीडियो में।